हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर का भी सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी यानी कि फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को कवर कर रखा है। प्लीज आप पहले जाके उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आंसर को करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग थ्योरी को देख लेते हैं तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको सारा वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 4, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। वैकल्पिक केंद्र इसी का हम लोग वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग बस सब्र से बैठे हुए रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आसियान आर्थिक समुदाय के क्या अर्थ है। ये जो आसियान आर्थिक समुदाय था इसका आखिर अर्थ क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, आसियान जो है वो देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना प्रमुख कार्य था। तो आसियान जो है वो देशों का साझा करता था, बाजार और उत्पादन आधार तैयार करता था और इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना प्रमुख कार्य था आसियान का। दूसरा, यह संगठन इस क्षेत्र के देशों में आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बने वर्तमान को भी सुधारना चाहता था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया यह क्वेश्चन। तो ये जो संगठन है इस क्षेत्र के देशों में आर्थिक विवादों को, जो आर्थिक विवाद है उसको निपटाने के लिए बने वर्तमान को भी सुधारना चाहता था। तो आसियान आर्थिक समुदाय का यही अर्थ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बार बार बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो हो सके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सप्लेनेशन को जाके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2040 तक चीन की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाने की आशा है, कैसे। ये जो 2040 तक चीन की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाने की आशा है, उम्मीद है, वो कैसे, इसको देखते हैं। चीन के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक स्तर पर जुड़ा हो गया है। वह पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण से क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बढ़ गया है। चीन की विशाल आबादी, बड़ा भूभाग संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थी और राजनीतिक प्रभाव इस आर्थिक वृद्धि में सोने पे सुहागा का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि चीन जो है, चीन जो है अभी एक प्रकार का समझ सकते हैं वर्ल्ड लेवल में आ चुका है, हथियार के नंबर 1 आ चुका है एक प्रकार का। अमेरिका भी नंबर 1 है, लेकिन वो भी कम नहीं है, परमाणु बम में भी है, बहुत तरह तरह के कार्य कर रहा है, जैसे कि प्राकृतिक नेचुरल सूरज बना रहा है, ठीक है, सन बना रहा है। तो उसी तरीके से चीन जो है 2040 तक आर्थिक शक्ति बन जाने की आशा है, उम्मीद है, वो कुछ इसी प्रकार है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1970 से पूर्व चीनी अर्थव्यवस्था की क्या कमियां थी, यानी कि 1970 से पहले चीनी अर्थव्यवस्था यानी कि चीन का जो अर्थव्यवस्था था उसका क्या कमियां थी, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, चीन की आबादी 2 से 3% वार्षिक दर से बढ़ रही है, अभी बढ़ी है, यानी कि चीन की जो आबादी है वो 2 से 3% वार्षिक यानी कि साल में इस दर से, इस परसेंटेज से बढ़ती है। और बढ़ती आबादी के कारण चीन के आर्थिक विकास का लाभ सबको नहीं मिल पाया, और ये जो आबादी बढ़ा तो इसका जो लाभ है, आर्थिक विकास का जो लाभ है वो सबको नहीं मिल पाया। खेती का उत्पादन पर्याप्त नहीं था जिसके अधिशेष यानी कि सरप्लस से उद्योगों की आवश्यकताओं की पूरी की जा सके, और खेती का उत्पादन भी जो है वो अधिक मात्रा पर नहीं होती थी, बहुत कम मात्रा पर होती थी, जिसके कारण जो वहां पर फैक्ट्री था, उद्योग था, उसको भी जो आवश्यकता थी उसको पूरी नहीं की जाती थी। उसके बाद विदेशी पूंजी की कमी थी और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी, और विदेशी पूंजी का भी कमी था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम था। तो 1970 से पूर्व चीनी जो है यानी कि 1970 के पहले चीनी अर्थव्यवस्था का कुछ यही कमियां था, जो कि मैंने 3 पॉइंट में आपको बताया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं आसियान, ये जो आसियान का मतलब क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन था यानी कि आसियान जो संगठन था, इसका निर्माण करने का क्या कारण था, या अथवा में भी लिखा हुआ आसियान निर्माण के पूर्व यानी कि जो आसियान निर्माण हुआ था उसके पहले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की दशा का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, उसके दौरान एशिया का यह भाग कई बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। मतलब क्या कि जो एशिया का यह भाग है वो कई बार या तो यूरोपीय या तो जापानी के द्वारा जो उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। मतलब कि उपनिवेशवाद का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े राष्ट्र के द्वारा, किसी बड़े देश के द्वारा छोटे देश पर अपना खुद का सरकार बनाना या फिर एक प्रकार का उस देश पर आकर राज करना, जैसे कि अंग्रेज इंडिया में आके राज करता था। ठीक है, तो वही है यहाँ पर उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले 1945 आपको मालूम है कब से कब तक हुई थी, 39 से लेकर के 45 तक हुई थी। ठीक है, 39 से लेकर के 45 तक आपका हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उसके दौरान एशिया का यह भाग जो कई बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ और उसे पर्याप्त क्षति सहनी पड़ी। किसको?
ये एशिया का भाग को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसको हर तरह से लूटा। जैसे कि भारत को ही है, अंग्रेज हर तरह से लूटा, तो आजादी के जस्ट बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे कि राष्ट्र निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसे समस्याओं का हम लोगों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। ठीक है। तीसरा, शीत युद्ध के दौरान किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा, और शीत युद्ध जब हो रहा था तो उस समय झेलना पड़ा कि हम किसके साथ जाए, सोवियत संघ के साथ जाए या फिर अमेरिका के साथ जाए। तो इस तरीके का मतलब शीत युद्ध के दौरान भी जो है किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वहां पर उस समय अगर आप इसके साथ नहीं जाएंगे तो आप मारे जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे तो आप मारे जाएंगे, इस तरह का स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। चौथा पॉइंट, बांडुक सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन आदि के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेल जोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, ऐसी स्थिति में दक्षिण पूर्व एशिया देशों ने आसियान का गठन किया, और इसी स्थिति में यानी कि कुछ इस प्रकार का स्थिति था, जैसे कि सबसे पहला था भाई विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व युद्ध के जो पहले उपनिवेशवाद का शिकार था सभी देश, जितना भी छोटा देश था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो निर्माण हो गया, आर्थिक पिछड़ापन, सब गरीबी, सब सभी समस्या था। और शीत युद्ध जब हो रहा था तो उस समय किसकी तरफ जाए दबाव बना हुआ था। और चौथा पॉइंट है ये गुट निरपेक्ष और सम्मेलन वाला जो बात हो गया बीच में। ठीक है। और पांचवा पॉइंट, यही सब के कारण जो है हम यानी कि आसियान संगठन का जो है गठन हुआ। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन या फिर आसियान। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या थे। तो जो क्षेत्रीय संगठन बनाया था इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन को बनाने के उद्देश्य, सबसे पहला है आपका आर्थिक विकास को तेज करना, और उसके माध्यम से, उसके माध्यम है, और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है। तो क्षेत्रीय संगठन का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो यही था कि आर्थिक विकास जो है वो काफी तेजी से हो, और उसी माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक का भी जो है विकास हो। दूसरा, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना, और कानून का यानी कि एक कानून लागू किया जाए, यानी कि मुंह वाला कानून नहीं, एक लिखित वाला कानून लागू किया जाए, और संयुक्त राष्ट्र के नियम पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा दो ही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्षेत्रीय संगठन को बनाने का जो है ये दो ही उद्देश्य था। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। और सभी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए तो स्पेशली है, उसी तरीके से झारखंड बोर्ड के लिए भी, जो भी बोर्ड से आप है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम ये बोर्ड से तो शायद नहीं पूछता है, आप मिला सकते हैं क्वेश्चन बैंक को देख करके। ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन के गठन पर क्या असर पड़ता है। ये जो भौगोलिक निकटता है इसी का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर कुछ गहरा असर पड़ता है। सबसे पहला है, यदि क्षेत्रीय संगठनों में भौगोलिक निकटता हो तो आपस में तालमेल रखना आवश्यक होता है, अन्यथा उन अनेक प्रकार की बाधाएं का उत्पन्न होता है। मतलब क्या पूछ रहा है, पर सिंपल सा अगर लैंग्वेज में समझे तो, अगर हम लोग क्षेत्रीय संगठनों में भौगोलिक निकटता हो, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन में अगर भौगोलिक निकटता हो तो आपस में तालमेल रखना जो बहुत जरूरी होता है, वरना अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। कुछ ये दूसरा पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय संगठनों के निकट होने पर एक दूसरे की विभिन्न क्षेत्रों में सहायता आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अगर क्षेत्रीय संगठन अगर निकट हो तो हम लोग एक दूसरे के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता जो है वो आसानी से, हेल्प जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इससे हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ पर हस्तक्षेप है, तो इसको जो है बढ़ावा मिलता है। चौथा पॉइंट है आपका, उनके बीच आवागमन के साधन आसानी से जुटाए जा सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, उनके बीच जो आवागमन है उसका जो है मतलब कि साधन जो आसानी से जुटा सकते हैं। ठीक है। हस्तक्षेप का मीनिंग आपको मालूम है क्या? तो आप लोगों को हस्तक्षेप का मीनिंग मालूम है? हस्तक्षेप का मतलब होता है दूसरे के काम में दखल देना, तो अहस्तक्षेप है तो दूसरे के काम में दखल ना देना। ठीक है। तो इससे अहस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है, यानी कि दूसरे का मतलब कि दूसरे का काम में दखल ना देना, अहस्तक्षेप का यहाँ पर मीनिंग हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोगों तक वॉइस जो क्लियर पहुंच रही है। ठीक है। चलिए देखिए, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। ये जो आसियान है जिसका विजन 2020 था, विजन मिशन 2020 बोल सकते हैं, विजन 2020 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। देखेंगे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसका जो मुख्य बातें थी उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी, ठीक है, बहिर्मुखी भूमिका हो गई जिससे उसको विश्व में लोकप्रियता प्राप्त हो सके। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो आसियान है वो एक बहिर्मुखी, मतलब यहाँ पर बहिर्मुखी लिखा हुआ है,
बहिर्मुखी भूमिका होगी जिससे उसको विश्व में लोकप्रियता यानी कि पॉपुलैरिटी हासिल हो। दूसरा है टकराव के स्थान पर बातचीत को महत्व दिया जाएगा। इसी आधार पर कंबोडिया से टकराव को टाला गया, पूर्वी तिमोर के संकट को टाला गया। ठीक है, तो टकराव के स्थान पर बातचीत को महत्व दिया जाएगा, यानी कि कहीं पे लड़ाई युद्ध होने जा रहा हो तो उससे पहले जो है उसका बातचीत करवाया जाएगा, कुछ इसी तरह का। तो कैसे किया भी, जैसे कि कंबोडिया से टकराव को टाला, कंबोडिया वाला को टकराव को टाला, और पूर्वी तिमोर जो था उसका भी संकट को टाला गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत जारी रखी जाएगी। और ये जो पूर्वी एशियाई सहयोग था पहले का, ठीक है, उसी पर बातचीत जो है जारी रखी जाएगी, इसलिए इसकी बैठक जो है 1999 से जारी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। ये जो आसियान समुदाय था उसका मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों, ये दोनों चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक, मतलब कि बताना है। ठीक है, देखिए उत्तर, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्य, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो यही उसका उद्देश्य भी है और यही इसका स्तंभ भी है। स्तंभ मतलब एक प्रकार का पिलर समझ सकते हैं, यानी कि इसी के बल पर यह खड़ा भी है और यही इसका उद्देश्य भी है। ठीक है, तो आसियान समुदाय के कुछ मुख्य उद्देश्य है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य सैनिक टकराव को टालना, और यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, ये हो गया एक प्रकार का मुख्य स्तंभ, यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब यहाँ पर सुरक्षा समुदाय का एक मुख्य उद्देश्य क्या है उसको समझते हैं। तो सैनिक टकराहट को टालना, जो सैनिक वाला लड़ाई वगैरह होता है उसको टालना, और बातचीत के द्वारा समस्या का हल निकालना। इसके अलावा शांति, निष्पक्षता, सहयोग और अहस्तक्षेप, फिर से वो वर्ड आ गया, यानी कि दूसरे के काम में दखल ना देना, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, वो क्या कर रहा है उस पर नहीं जाना, तो शांति को भी, निष्पक्षता को भी, और सहयोग को और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, तो कुछ इसी प्रकार का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा और समाज और संस्कृति में वृद्धि करना। तो कुछ इसी प्रकार का जो है आसियान सुरक्षा का कुछ उद्देश्य है। ठीक है, जो हम लोग शांति से समझ सकते हैं कि वो जो लड़ाई वगैरह होने जाता था उसको पहले उसको टाल देता है और वहां पर बातचीत से काम चलाता है। और ये जो है आर्थिक, मतलब कि एक प्रकार का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इस तरह का मदद बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, और सांस्कृतिक मुद्रा और समाज और संस्कृति में वृद्धि करना, यही कुछ इस प्रकार का उद्देश्य था ये आसियान समुदाय का। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। ये जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, किस तरह डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पर पता पूछना है। ठीक है, देखिए आंसर देखिए, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से निम्नलिखित प्रकार से अलग है। क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दी। अब देखिए 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओ, क्या लिखा हुआ, देंग शियाओपिंग, ठीक है, ये नाम है। तो 1978 में तत्कालीन नेता देंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वारा की नीति की घोषणा की। ठीक है, तो आर्थिक सुधार और खुले द्वारा की नीति की घोषणा की, खुले द्वारा कोई नीति होगा। इस घोषणा के पश्चात, यानी कि इस घोषणा के बाद यह निश्चित किया गया कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी, या पूंजी लिखा हुआ, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन में अपना तरीका अपनाया। ठीक है, तो इस घोषणा के पश्चात यह निश्चित किया गया कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी कि फैक्ट्री के निवेश से, यानी कि खर्च से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। ठीक है, और जो क्योंकि जानते हैं फैक्ट्री वगैरह जहां होती है विदेशी पूंजी से, ये सबसे क्या होता है, देश को एक प्रकार का ऊपर उछाला जाता है। ठीक है, और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन में तरीका अपनाया। तीसरा पॉइंट है, चीन में शॉक थेरेपी, क्या लिखा हुआ, चीन में शॉक थेरेपी को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ किया। और चीन में जो शॉक थेरेपी है उसको महत्व नहीं दिया, उसको वैल्यू नहीं दिया, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ किया। ठीक है, कृषि का निजीकरण कर दिया गया, जिसके कारण कृषि उत्पादकों तथा ग्रामीण में पर्याप्त आय हुई, और कृषि का निजीकरण कर दिया गया, यानी कि जो है वही उसका मालिक है। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि कारण कृषि उत्पादक, यानी कि जो किसान वगैरह थे, जो कृषि उत्पादक थे, उसको ग्रामीण में पर्याप्त हुआ, ग्रामीण में पर्याप्त आय हुई, यानी कि उसको जो है मतलब एक प्रकार का समझ सकते हैं आय जो है वो बहुत अच्छे तौर पर प्राप्त हुआ। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत को महत्व दिया गया, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है निजी बचत जो था उसी को महत्व दिया गया, जिससे क्या हुआ कि ग्रामीण उद्योगों की संख्या में पर्याप्त हुई। ठीक है, जिससे क्या हो गया, ग्रामीण उद्योगों में जो है पर्याप्त हुई। कुछ इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो तेज रही। व्यापार के नए दोनों क्षेत्र में, कृषि में भी और यहाँ पर देखिए उद्योग में भी, यानी कि फैक्ट्री में भी और कृषि में भी,
हम लोग का भारत में क्या है, अगर उद्योग में है तो कृषि में नहीं, कृषि में है तो उद्योग में नहीं, वैसे ज्यादा उद्योग में, लेकिन चीन में वैसा नहीं है, निजीकरण कर दिया जिससे कि कृषि को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और उद्योगों को भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण उद्योग मतलब कि जो किसान थे वो अच्छे से कच्चे माल की आवश्यकता को पूर्ति करता था, जैसे कि उद्योग को और अच्छा बेनिफिट मिल गया और चीन अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो तेज रह गई और चीन का जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो काफी तेज हो गया। और चौथा पॉइंट है व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया, इससे विदेशी व्यापार में अद्भुत बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो व्यापार के लिए भी कई नए कानून लागू किए गए जिससे कि विदेशी व्यापार यानी कि जो विदेश का बिजनेसमैन है वो आए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया, ठीक है। इससे विदेशी व्यापार में जो अद्भुत बढ़ोतरी हुई यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई, विदेशी व्यापार का जो है आगमन हुआ। सातवां पॉइंट है उसके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को महत्व दिया और उसने जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट विदेशी निवेश को महत्व दिया। फलस्वरूप नतीजन उसके पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हो गया, विदेशी मुद्रा की सहायता से वह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। तो ये कितना अच्छा दिमाग लगाया, देखिए ये सबसे पहले डायरेक्ट विदेशी जो निवेश था, विदेशी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट यानी कि जो खर्च करने के लिए आता था, निवेश करने के लिए आता था, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ज्यादा उसका वैल्यू किया, जिसका फलस्वरूप यानी कि जिसका रिजल्ट ये हुआ कि विदेशी मुद्रा का जो विशाल भंडार हो गया, ठीक है। और ये लोग फिर क्या किया, विदेशी मुद्रा की सहायता से हेल्प से फिर दूसरे देशों में जाकर के ये लोग निवेश करा, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट जो आपका कवर हो चुका है। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, कुछ इसी प्रकार का है, आप लोग अपने दिमाग से पॉइंट को लिख सकते हैं। एक और पॉइंट है, मैंने भूल गया था, देखिए 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस प्रकार वह दूसरे देशों में अपनी अर्थव्यवस्था खोलने में सक्षम हो गया। और 2001 में जो है चीन जो है वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था, ठीक है, एक संगठन है विश्व व्यापार संगठन, और इस प्रकार वह दूसरे देशों में अपनी अर्थव्यवस्था खोलने में सक्षम हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए आवाज वॉइस आप तक क्लियर आ रही है, ठीक है। देखिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई और सक्षम में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरह जो यूरोपीय देश थे वो युद्ध जो कर रहा था आपस में, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना परेशानी किस तरह से खत्म किया और संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें, यानी कि संक्षेप में आपको छोटे बात में आपको बताना है कि वो जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई वो कैसे हुई, ठीक है। चलिए देखते हैं। युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनी परेशानियां सुलझाने के तरीके और यूरोपीय संघ की स्थापना के कदम। सबसे पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध का दौर आरंभ हुआ, ठीक है, और इससे यूरोपीय देशों को मेल मिलाप का अवसर मिल गया, ठीक है। तो शीत युद्ध जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, कब से कब तक चला था दोस्तों, तो आपका 45 से लेकर के, ठीक है, 45 से लेकर के 91 तक, कोई कोई इसको 46 बोलता है, लेकिन 45-46 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध का दौर जो है वो आरंभ हो गया। इससे यूरोपीय देशों को मेल मिलाप का जो अवसर मिल गया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एकजुट होने का जो मेल मिलाप का अवसर, चांस मिल गया। दूसरा, मार्शल योजना के अंतर्गत जो अमेरिका ने मतलब कि निकाला था मार्शल योजना, तो मार्शल योजना के अंतर्गत कब निकाला था, 1948 ईस्वी को। ये सब क्वेश्चन जो है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर रखा है 1948 ईस्वी को। तो मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिकन ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता की, ठीक है। तो ये जो अमेरिका मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहायता, जैसे कि उस देश को कोई अगर सहायता चाहिए तो उस तरह का उसको सहायता किया, ये मार्शल योजना इसी का नाम रखा गया, जो कि 1948 में लागू हुआ था। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना हुई और इसी योजना के अंतर्गत यानी कि मार्शल योजना के ही अंतर्गत 1948 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद मिला और यूरोपीय आर्थिक सहयोग की जो स्थापना हुई, इसी के माध्यम से यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद मिला। चौथा पॉइंट है, 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई और 1949 में, ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे, आपके एमसीक्यू में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है डेट बाय डेट, ठीक है। तो 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद की घटना हुई। क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई, तो 1950 ईस्वी में, ठीक है। तो 5वां पॉइंट है पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या होता है, जहां पर जो आदमी कोई व्यापार कर रहा है तो उसका मालिक वो खुद हो, ठीक है। ये अमेरिका चाहता था और वो जो सोवियत संघ वो क्या चाहता था, वो चाहता था साम्यवादी, समाजवादी, यानी कि उसका कंट्रोल जो है सरकार के अंदर हो। तो आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा पूंजीवादी यानी कि पूंजीवादी अच्छा है कि साम्यवादी, क्योंकि पूंजीवादी में खुद मालिक होता है और साम्यवादी में सरकार मालिक होता है, ठीक है। ये सिंपल बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए, पूंजीवादी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण बढ़ता गया। पूंजीवाद जो देश था,
क्योंकि ये सोवियत संघ और शीत युद्ध जो चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था, और कोई भी आदमी वो पूंजीवादी को ही बढ़ावा देगा, क्योंकि यहाँ पर आदमी जो है खुद मालिक होता है। देश भले ही, सरकार भले ही भला ये साथ ना दे, लेकिन जो लोग रहते हैं वो चाहेंगे कि हमको पूंजीवादी देश चाहिए, ठीक है। तो पूंजीवादी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण जो है वो बढ़ता गया, और इसके परिणाम स्वरूप यानी कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। और इसका मतलब परिणाम ये हुआ कि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की यह स्थापना हो गया, ठीक है। क्यों? शीत युद्ध ही सबसे बड़ा रीजन ये सभी चीजों का। आप देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि सब जब सोवियत संघ विघटन हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, इसका तेजी से राजनीतिकरण हुआ, ठीक है। और 1992 में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यूरोप संघ की स्थापना हुई। और 1992 में जब ये खत्म हुआ था, शीत युद्ध जब खत्म हुआ, तो उसके बाद जस्ट इसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप यानी कि सभी होने के बाद यूरोप संघ की स्थापना हुई, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन के बाद 1992 में जब ये शीत युद्ध खत्म हो चुका था, उसके बाद यूरोप संघ की स्थापना हुआ। और यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेशी नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और समान मुद्रा के चलने के लिए रास्ता तैयार हो गया। और ये जो यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ, तो इसमें आपका विदेशी नीति हो गया, समान विदेशी नीति हो गया, सुरक्षा नीति हो गया, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और समान मुद्रों के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया यूरोपीय संघ के अंतर्गत। तो कुछ इसी प्रकार का यूरोपीय युद्ध के बाद जो है अपनी परेशानी सुलझाई। शीत युद्ध जो है सबसे ज्यादा हेल्प किया यूरोप वाला देशों को, ठीक है। और संक्षेप में उनका कदम यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना कुछ इसी प्रकार हुई थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावित क्षेत्रीय संगठन बनाती है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके इसलिए बताता हूं ताकि चीजें आपको याद रहे। मैं चाहूं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन सोचता हूं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लीज उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का भी होगा, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबी बन रही है मैं मानता हूं, लेकिन प्लीज आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए। और सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपके लिए कम इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? यानी कि यूरोपीय संघ जो है कौन सी चीज है जिसको कि प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है यूरोपीय संघ को? देखते हैं। यूरोपीय संघ को प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाली चीजें, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो 2005 में सबसे बड़ी थी। आपको मालूम है यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका से भी ज्यादा था 2005 में, और हम लोगों ने पढ़ा भी इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन में देखा भी है। प्लीज आप लोग फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा या फिर आपका प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिए। चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन बाय तनु क्लासेस 8 को लिखिएगा, नंबर 1 आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूरोपीय संघ को प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाली चीज है, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था जो है 2005 में सबसे बड़ी थी। उसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से अधिक था, और जो कि अमेरिका से थोड़ा अधिक था, मतलब थोड़ा लेकिन अमेरिका से अधिक था, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था 2005 में सबसे बड़ा था, ये पूछा भी गया क्वेश्चन। और उसका सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 12,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो कि अमेरिका से थोड़ा अधिक था। उसके बाद इसकी मुद्रा यूरो है, यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसकी मुद्रा क्या है? यूरो है, जिसके विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर से तिगुनी हो गई। और ये जो यूरो था वो, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है, तो जो यूरो था वो विश्व व्यापार में हिस्सेदारी में अमेरिकी डॉलर से तिगुना हो गया, ठीक है। और यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव निकटवर्ती देशों के साथ सुदूर एशिया और अफ्रीका के देशों में भी है। और यूरोपीय संघ का जो आर्थिक शक्ति का प्रभाव है वो निकटवर्ती यानी कि जो नजदीकी देश है उसके साथ ये है सुदूर एशिया और अफ्रीका के देशों में भी ये सभी चीजें हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव। चौथा पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और विश्व व्यापार में संगठन में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपीय संघ को क्या चीजें प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, यानी कि प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है यूरोपीय संघ को, वो कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यूरोपीय संघ का जो विश्व व्यापार संगठन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा पॉइंट है यूरोपीय संघ का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव विस्तृत है, यानी कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और यूरोपीय संघ के कई सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है वो विश्व में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और यूरोपीय संघ के कई सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी भी सदस्य है, ठीक है। यूरोपीय जो संघ है वो कई सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्य है, ठीक है। चौथा पॉइंट है अस्थायी और अस्थायी मतलब समझ रहे, परमानेंट और टेम्पररी। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट, यूरोपीय संघ सैनिक दृष्टि से दूसरा ताकतवर राज्य है, और यूरोपीय संघ जो है वो सैनिक की दृष्टि से दूसरा ताकतवर राज्य है। और यूरोप संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है।
और यूरोपीय संघ में जो दो देश है जिसका नाम है एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, इन दोनों के पास जो है परमाणु हथियार भी है। ठीक है, वो सबसे पहले यूरोपीय संघ सैनिक दृष्टि से दूसरा ताकतवर राज्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। और संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। और एक संचार प्रौद्योगिकी हो गया और एक अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, तो विश्व में जो है इसका दूसरा स्थान है इस मामले में। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में या फिर अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में। 8वां पॉइंट है अंतरिक्ष विज्ञान मतलब स्पेस, अंतरिक्ष विज्ञान मतलब स्पेस। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। और अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय का जो संगठन का जो सदस्य है इस मामले पर क्या करता है, यूरोपीय संघ जो है वो राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, ये सभी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि टांग अड़ाते हैं, एक प्रकार का बोल सकते हैं दखल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यूरोपीय संघ को ये चीजें थी जो कि प्रभावी क्षेत्र संगठन बनाती है अभी भी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो लंबी बन रही है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन तक शुरू करने का, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है। तो ये आपका हो गया पार्ट 1। अब ये हो गया कितना, पार्ट 1 लघु और दीर्घ क्वेश्चन का चैप्टर 4, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का लघु और दीर्घ क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है। उसी तरह पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ पर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को कवर कर देते हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा देखने के बाद आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचार को पुष्टि करें। तो दोस्तों अगर चाहते हैं इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं कि चीन और भारत की जो उभरती अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत भी एक विकासशील देश है और चीन तो ऑलरेडी विकसित देश है, ये दोनों का जो अर्थव्यवस्था है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है, यानी कि कैपेसिटी है। क्या आप ये कथन जो है यहाँ पर ऊपर में दिया गया सहमत है, इससे एग्री करते हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों को पुष्टि करें। तो आप लोग अपना तर्कों से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आपको और मजा आ जाए आंसर देने में अपने शब्दों में। ठीक है, देखिए, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देने वाली क्षमताएं, यानी कि चीन और भारत की जो उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, इसी को चुनौती देने वाली जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, उसको देखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे लिखा हुआ, निश्चित रूप से भारत और चीन की अर्थव्यवस्था इस लायक हो गई है कि वे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकती है, जो कि निम्नलिखित तर्कों से स्पष्ट है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि निश्चित रूप से हम लोग मान सकते हैं 100% है कि भारत और चीन जो है एक ऐसा अर्थव्यवस्था बन चुका है, इस लायक हो चुका है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इस प्रकार का इसका तर्क कैसे है उसको देखते हैं। सबसे पहला, दोनों देशों ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आपस सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते किए, निश्चित ही इससे आर्थिक ताकत बढ़ी है। ठीक है, दोनों देश यानी कि चीन और भारत जो है वो विज्ञान और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग और व्यापार यानी कि आपसी सहयोग और बिजनेस के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते किए हैं, निश्चित है इससे आर्थिक ताकत बढ़ी है। ठीक है, 1999 से भारत और चीन के मध्य व्यापार 30% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है और 1999 से भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है वो 30% से अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, और भारत और चीन के बीच 1992 का 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार 2006 में 18 अरब डॉलर हो चुका था। और भारत और चीन के बीच 1992 का जो है 33 करोड़ 80 लाख डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार 2006 में 18 अरब डॉलर हो चुका है। चौथा, विदेशों में ऊर्जा से उत्पादन विवाद को उन्होंने आपस में हल कर दिया, और विदेशों में जो ऊर्जा से उत्पादन जो विवाद है उसको आपस में हल कर दिया भारत और चीन। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार का मतलब समझौता हो सकता है और आने वाले समय में चुनौती दे सकता है? देखिए, मैं तो सोचता हूँ, एक मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन है कि चीन से जितना दूर रहे भारत उतना सही है और चीन को बाहर में जाए, दूसरा देशों के साथ संबंध बनाए। बहुत देश है, ठीक है, 206 205 देश है चीन के अलावा, क्योंकि चीन जो है ना कभी भी गद्दारी कर लेता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी गद्दारी कर लेगा, मेरा मानना है। बाकी देखिए, जो है हम लोग से ज्यादा वो लोग जानता है, जो हम लोगों का नेता लोग है। और 5वां पॉइंट जो है वो दोनों देशों की विश्व व्यापार संगठन से प्रति समान नीतियां, और दोनों देशों का जो विश्व व्यापार संगठन है उसके प्रति समान नीतियां है, कुछ इसी प्रकार का है। तो कुछ हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। अब पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आया जो भी छात्र सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पीडीएफ अगर तैयार करें, क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं, एक चीज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चैनल में जाकर के किस तरीके से यहाँ पर तैयारी होती है। बस हम लोग थोड़ा सा नया है इस फील्ड में, बस आपकी तैयारी जो है पूर्ण रूप से होती है। आपको भरोसा करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस तैयारी होगी,
कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। बस आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी हो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक ये सब जरूर कीजिए। ये सब से हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। एक कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा अपना प्रदर्शन जो है वो देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।